हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आज के इस शो में, इस सेशन में। चैप्टर हमारा चल रहा है ब्रांच अकाउंट, इंडिपेंडेंट ब्रांच। अपनी अंतिम सांसें गिनता हुआ हमने लास्ट क्लास में फाइनल कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट ब्रांचेस भी कर लिया था, जिसमें हमने इनकॉर्पोरेशन के बारे में सीखा था और एक प्रश्न कर लिया था। दो प्रश्न और शेष है, फटाफट से आइए चलते हैं, उन दोनों प्रश्नों को सबसे पहले करेंगे खत्म और उसके बाद कुछ रंगीन दुनिया की बात करेंगे। सर रंगीन दुनिया, बड़ा फॉरेन ब्रांच की बात करेंगे। फॉरेन ब्रांच आ जाइए, कम ऑन गाइस, लेट मी मेक माय थिंग्स रेडी। ओके, या कम ऑन। सो लास्ट क्लास में जाते जाते मैंने कराया था क्वेश्चन नंबर 29, और इसके बाद जो मेरी सूची के अनुसार अगला प्रश्न हमें करना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 30 कम ऑन। ये लीजिए जी, क्लास पजल में क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए और समय गंवाए बिना इसका रीडिंग करना आरंभ करते हैं। क्वेश्चन सेज ऑन 31st of March 2013 कानपुर ब्रांच सबमिट्स द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस टू इट्स हेड ऑफिस एट लखनऊ। तो कानपुर ब्रांच ने टीबी बनाया और हेड ऑफिस को बोला ये लो हमारा ट्रायल बैलेंस ये रहा। क्या क्या सामान है आइए देखें। फर्नीचर इक्विपमेंट पड़ा है, डेप्रिसिएशन एंड फर्नीचर है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, सैलरीज, रेंट, एडवर्टाइजिंग, टेलीफोन, सन्ड्री ऑफिस, ये पीएनएल के सारे खर्चे आ गए। फिर कहता स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, ओपनिंग स्टॉक हो गया, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस हो गया, डेटर्स कैश एट बैंक, कैश इन हैंड ये दोनों एसेट्स हो गए, कैरेज इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया ट्रेडिंग अकाउंट वाला। क्रेडिट बैलेंस में गए तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पहले से ही ट्रायल बैलेंस में पड़ा है, ओके, मतलब एंट्री हो चुकी है। गुड्स रिटर्न टू एचओ 5, सेल्स है 360 और हेड ऑफिस का बैलेंस है 80। क्रेडिट बैलेंस ब्रांच की बुक्स में ऑब्वियसली हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस होगा, और स्टार्टिंग में बताया था रुपी इन लैख है, ये सारे फिगर्स रुपी इन लैख है। एडिशनल इंफॉर्मेशन बेटा क्वेश्चन कहता है स्टॉक ऑन 31st March 13 वॉज वैल्यूड एट रुपी 62 लाख, मतलब क्लोजिंग स्टॉक बता रहे हैं। 29th March को एचओ डिस्पैच्ड गुड्स कॉस्टिंग 10 लाख टू इट्स ब्रांच, बट ब्रांच डिड नॉट रिसीव दिस गुड्स बिफोर 1 अप्रैल। तो 31st March को क्या पोजीशन है, दीज आर द गुड्स इन ट्रांजिट, तो ब्रांच एंट्री करेगी गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ अकाउंट। Hence the figure of goods received from HO does not include these goods। ठीक है, तो ये जो गुड्स रिसीव फ्रॉम HO की फिगर बताई थी ना 288, इसके अंदर ये वाले 10 लाख रुपए के गुड्स इंक्लूडेड नहीं है। ठीक, आगे क्वेश्चन कहता बेटा ऑल्सो द हेड ऑफिस हैज चार्ज द ब्रांच रुपी 1 लाख फॉर सेंट्रलाइज सर्विसेज फॉर विच द ब्रांच हैज नॉट पास द एंट्री। ये हमने सीखा था, जो जनरल एंट्रीज वाले क्वेश्चन किए थे कि एचओ अपना एक्सपेंस चार्ज करता है ब्रांच को, तो अगर मैं ब्रांच मैं कहूंगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं करना, क्योंकि कैश तो एचओ पे कर चुका, मैं कहूंगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एचओ। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की डिमांड, यू आर रिक्वायर्ड टू नंबर 1 पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच टू मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट। तो इन दोनों चीजों की एंट्री होगी, गुड्स इन ट्रांजिट की और एक जो आपको एक्सपेंस एलोकेट हुआ बाय द एचओ। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच इंक्लूडिंग द बैलेंस शीट। क्वेश्चन कहता फाइनल अकाउंट्स बना दो, ठीक है जी, ये भी हो जाएगा। फाइनल अकाउंट्स का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और ब्रांच की बैलेंस शीट भी बना दो। एंड पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस टू इनकॉर्पोरेट होल ऑफ द ब्रांच ट्रायल बैलेंस। तो इनकॉर्पोरेशन वाला पॉइंट तो ऑब्वियसली इसमें होना ही था, तभी हमने इसको अपने कॉन्सेप्ट नंबर 10 में इनकॉर्पोरेशन वाले कॉन्सेप्ट में डाला है। स्टार्ट करते हैं आराम से। पहला और दूसरा पार्ट तो बहुत आसान है, नॉर्मल ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट और 2 जर्नल एंट्री करनी है। और उसके जो थर्ड पार्ट है उसमें हमने लास्ट लेक्चर में जो नॉलेज ली थी उस नॉलेज का प्रदर्शन हम यहां पर करेंगे। क्या बात है, आई जाइए बेटा। उत्तर नंबर 30 सुन ले पुत्र, ये हैगा 3 नंबर उत्तर, आंसर नंबर 30। कम ऑन गाइस, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सब प्रतिज्ञा लें कि एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में झंडे गाड़ कराएंगे और टीआरजी के स्टूडेंट के ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स होने चाहिए और कोई बीच में नहीं आना चाहिए। इतनी मेहनत अगर आप लोग कर रहे हो, रोज होमवर्क करके आते हो, इतना कुछ करते हो, तो भाई ये तो बनता है। चलिए फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। तो भैया जी पॉइंट नंबर 1, बुक्स ऑफ ब्रांच जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ डेबिट क्रेडिट।
क्या तारीख है? 31 मार्च 2013, जिस दिन ईयर क्लोज हो रहा है। एक तो ब्रांच कहेगी भैया जी गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, टू हेड ऑफिस अकाउंट। गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस, कितने रुपए गुड्स इन ट्रांजिट है? 10 लाख का। क्योंकि क्वेश्चन में सारे फिगर्स लाख में है, तो आप भी चाहें तो इसे 10 लिखकर छोड़ सकते हैं। इंप्लाइड है कि हम 10 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। एक तो बेटा ये वाली एंट्री है। और क्वेश्चन ने कहा कि एक सेंट्रलाइज सर्विस का एक्सपेंस है जो कि एचओ ने चार्ज किया, बट ब्रांच हैज नॉट पास्ड द एंट्री। तो ब्रांच कहेगी सेंट्रलाइज्ड सर्विस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट सेंट्रलाइज्ड सर्विस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। कितने रुपए का जी? 1 लाख रुपए मात्र। ये लीजिए जी, ब्रांच दियां किताबां विच ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾर्ट ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ठीक है बेटा, जर्नल एंट्रीज हो गई। क्वेश्चन ने उसके बाद आपको क्या बोला, देखिए ध्यान से, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच इंक्लूडिंग बैलेंस शीट। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ब्रांच की बुक्स में, एचओ का अकाउंट ऑब्वियसली आएगा। और क्योंकि हमने इन दो जर्नल एंट्रीज में एचओ को यूज कर लिया, एक मिनट जी पहले तो ये ठीक करें जरा, ये हेड ऑफिस लिखे तो यहां भी हेड ऑफिस लिख देते हैं ना। एचओ अकाउंट को यहां पे यूज कर लिया, जिसके कारण एचओ का बैलेंस बदल जाएगा। तो हम इसके साथ ही क्या करते हैं, हेड ऑफिस अकाउंट बना लेते हैं पहले, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स पर जाएंगे। हेड ऑफिस अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है हेड ऑफिस का 80, तो हेड ऑफिस अकाउंट में आ गया जी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80। हमने एंट्री किया गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस में आ गया बेटा बाय गुड्स इन ट्रांजिट 10। और हमने कहा सेंट्रलाइज सर्विस एक्सपेंस टू हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस में आ गया बाय सेंट्रलाइज्ड सर्विस एक्सपेंस 1। और ये अपना बैलेंसिंग फिगर हो गया टू बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब नया बैलेंस जो है हेड ऑफिस का जो हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे दैट विल बी दिस। क्योंकि क्वेश्चन ने ब्रांच की बैलेंस शीट पूछी है, तो ब्रांच की बैलेंस शीट में एचओ का अकाउंट आएगा। 91 टोटल है। और क्योंकि इसका बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस है, तो मैं यहां पर ब्रॉड डाउन करके भी दिखा देता हूं, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, मतलब लाइबिलिटी साइड पर जाएगा, क्रेडिट बैलेंस है। नोट कर लीजिए यहां तक। चलिए जी, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार। क्वेश्चन के पॉइंट नंबर 2 पर आ रहे हैं, जहां हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट ऑफ, कहां की ब्रांच थी? कानपुर ब्रांच।
प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, ठीक है जी, बिल्कुल। ट्रेडिंग एंड P&L account of Kanpur branch for year ended 31 March 2013. Trading and P&L account of Kanpur branch for year ending 31 March 2013. आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ट्रायल बैलेंस में आ जाते हैं स्टार्टिंग से। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, उसके डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दिया। डेप्रिसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर, इसका मतलब डेप्रिसिएशन की एंट्री डल चुकी है, डेप्रिसिएशन टू एसेट, तो हमें P&L में लेकर इसको जाना होगा। सैलरीज, रेंट, एडवर्टाइजिंग, टेलीफोन, सन्ड्री ऑफिस, ये सारे P&L के खर्चे, यहां इनका कोई काम नहीं ट्रेडिंग में। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2012 दिखता है मित्रों। अच्छा चलो, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक कितना जी? 6060। टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम HO, इनर कॉलम में लिखिए 288, क्योंकि देयर इज गुड्स इन ट्रांजिट ऑल्सो। हमने सीखा हुआ है कि गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री कर लो, यानी कि आप ये मान लो कि ये गुड्स आपके पास पहुंच गए, और सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक में भी ऐड करके दिखा देना। गुड्स फ्रॉम HO 288 के आए हुए थे, और गुड्स इन ट्रांजिट 10 के, टोटल हो गया 298। उसके बाद डेटर कैश एट बैंक, कैश इन हैंड नहीं आएगा। कैरेज इनवर्ड है जी, ये भी डाल देंगे, 2 कैरेज इनवर्ड्स, 2 कैरेज इनवर्ड्स 7। उसके बाद क्रेडिट बैलेंसेस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहां नहीं आएगा। गुड्स रिटर्न्ड टू HO बिल्कुल आएगा, बाय गुड्स रिटर्न्ड टू HO, चाहे आप डेबिट साइड से माइनस करके दिखा दो या क्रेडिट साइड पर दिखा दो। 5 गुड्स रिटर्न टू HO 5। सेल्स 360 बाय सेल्स 360, और क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में 62 लाख, सो वी विल से बाय क्लोजिंग स्टॉक 62, और प्लस कर दीजिए गुड्स इन ट्रांजिट 10, ये हो गया जी 72। तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट यहां तक आकर खत्म हुआ। इसे हम बैलेंस करेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। टोटल किया जाए 5 plus 360 plus 72, so it becomes 437 minus 60, 298 and 7, ये आगे बैलेंसिंग फिगर बेटा 72। so as all the figures are in lakh, so it means the gross profit is 72 लाख रुपए, 72 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इस ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉड डाउन किया और आगे बढ़े P&L में खर्चे लिखने के लिए। सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दिखा, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2, टू सैलरीज 25, टू रेंट 10, to advertising 6, to telephone postage and stationery 3, to sundry office expenses 1 lakh, और
हमने जो जर्नल एंट्रीज पास की थी उसमें एक सेंट्रलाइज सर्विस एक्सपेंस था, तो वो भी आ जाएगा टू सेंट्रलाइज्ड सर्विस एक्सपेंस। कितने रुपए का था जी? 1,00,000 रुपए का। डन। तो यहां से वी विल बी एबल टू फाइंड आउट आवर नेट प्रॉफिट, बैलेंस करेंगे और नेट प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा। टोटल हो गया जी 72 एंड ओवर हेयर वी गेट द नेट प्रॉफिट। 25 तो 27 ते 10 37 43 3 46 47 48 ते रह गई नेट प्रॉफिट 24। यहां तक पहुंचिए। चलिए जी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। फाइनल अकाउंट्स अभी तक खत्म नहीं हुए, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बना दिया, अभी बारी है बैलेंस शीट की। सो बैलेंस शीट ऑफ कानपुर ब्रांच, बैलेंस शीट ऑफ कानपुर ब्रांच एज एट 31 March 2013। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। क्या क्या चीजें हैं जी, एक बार जरा ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट करें। सबसे पहला आइटम दिखता है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 18, और क्योंकि डेप्रिसिएशन उसके नीचे लिखा है ट्रायल बैलेंस में, मतलब डेप्रिसिएशन की एंट्री हो चुकी, तो फर्नीचर की वैल्यू ऑलरेडी कम हुई है, मतलब 20 का था, 2 की डेप्रिसिएशन लगी तो 18 का रह गया। तो हम लिख देंगे यहां पर फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 18। उसके बाद डेप्रिसिएशन, सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजिंग वगैरह 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 कुछ भी नहीं। डेटर्स दिए जी 20 लाख के, डेटर्स आ गए। कैश एट बैंक एंड इन हैंड लिया है, कैश एट बैंक एंड इन हैंड इज 8। क्रेडिट बैलेंसेस में गए तो एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस
गिवन 3। गुड्स रिटर्न टू एचओ का यहां काम नहीं, सेल्स का यहां काम नहीं, हेड ऑफिस। हमने हेड ऑफिस का अकाउंट बनाया था, इफ यू रिमेंबर, ये लीजिए हेड ऑफिस का अकाउंट बनाया था और वहां से अपडेटेड बैलेंस निकाला कि भाई 80 तो पुराना बैलेंस है, 91 इज द न्यू बैलेंस। तो हेड ऑफिस के सामने आ गया 91। और एक आपने अभी भी क्या किया, P&L बनाया, नेट प्रॉफिट जो बनाया, तो यहां पे नेट प्रॉफिट्स भी लिख सकते हो, P&L अकाउंट भी लिख सकते हो 24 का। और एक आइटम दिया था क्लोजिंग स्टॉक, एडिशनल इंफॉर्मेशन पर भी पहुंच गए। स्टॉक कितना दिया 62, लेकिन हमें पता है 72 है। स्टॉक 72 ब्रैकेट में लिखना चाहो लिख दो, इंक्लूडिंग 10 लाख गुड्स इन ट्रांजिट। आइए देखें, 18, 20, 8 और 72, 118। So we are getting the total 118। ਤੇ ਇੱਥੇ 3 3 4 8 9 2 11। क्या बात है जी, बैलेंस शीट टैली हो गई। इस चीज की तो खुशी ही अलग प्रकार की होती है, क्योंकि बैलेंस शीट को इसी नाम से बदनाम किया गया है कि होती तो ये टैली है लेकिन हमारी टैली नहीं होती। होनी तो चाहिए टैली लेकिन हमारी टैली नहीं होती। हो गई। और बताओ क्या चाहिए जीवन में। ये हमने क्वेश्चन नंबर 30 का पार्ट नंबर 2 का उद्धार किया। तीसरे पार्ट पर आए, पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एचओ टू इनकॉर्पोरेट होल ऑफ द ब्रांच ट्रायल बैलेंस। होल ऑफ द ब्रांच ट्रायल बैलेंस, जैसे उसने बोला होल ऑफ द ब्रांच ट्रायल बैलेंस मतलब आपको डिटेल्ड मेथड के अकॉर्डिंगली सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अगर लिखा होता इनकॉर्पोरेट द बैलेंस शीट तो हम सिर्फ बैलेंस शीट वाली आइटम करते, जो हम जानते हैं ब्रांच एसेट्स टू ब्रांच, ब्रांच टू ब्रांच लायबिलिटी। लेकिन यहां बोल रहे होल ऑफ द ब्रांच ट्रायल बैलेंस, तो सारी आइटम्स जो पूरा डिटेल सीखा है उसके मुताबिक चलना है। पॉइंट नंबर 3, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस कहां है, लखनऊ में। ये लीजिए बुक्स ऑफ लखनऊ हेड ऑफिस, जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, LF डेबिट एंड क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, LF डेबिट एंड क्रेडिट। 31 मार्च 2013 सबसे पहले एंट्री जो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आइटम आती है उनके लिए, तो जर्नल एंट्री होगी ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। आपने इंडिविजुअली आइटम्स के नाम नहीं लिखने, सभी आइटम्स का टोटल करते हुए यहां पर डाल देना। ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच, इसमें क्या क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स रिसीव्ड 298 के और 7 का कैरेज इनवर्ड। 60 प्लस 298 प्लस 7 365 से ये एंट्री पास होगी, 365 से। ब्रैकेट में हम बता देंगे लिखकर कि हमने किया क्या है। एक तो ओपनिंग स्टॉक लिया कितने रुपए का, 60। गुड्स फ्रॉम एचओ लिया 298 और कैरेज इनवर्ड लिया कितने का, 7 का। ये ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच किया, जो भी आइटम्स ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर है उनके लिए हमने ये एंट्री पास किया। ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। उसके बाद क्रेडिट साइड वाली आइटम के लिए ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। ब्रांच ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पर आपने क्या क्या लिखा था, एक तो था गुड्स रिटर्न्ड टू एचओ, गुड्स रिटर्न्ड टू एचओ 5, सेल्स थी कितनी 360,
और बेटा क्लोजिंग स्टॉक 62 प्लस 10 हमने किया था 72। ये लीजिए 360 प्लस 5 प्लस 72 437 437 ब्रांच टू ब्रांच ट्रेडिंग, ब्रांच टू ब्रांच ट्रेडिंग हो गया। आगे ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों डाल दिया। नेक्स्ट आइटम क्या आने वाली है, जीपी। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर आता है जीपी, जिसे हम पी एंड एल में भेजते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या बनी, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच पी एंड एल अकाउंट। यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट आया उसे हमने ट्रेडिंग से पी एंड एल में भेज दिया। कितने का था जाकर देखेंगे, 72 का। So this entry we are passing for gross profit of 72. This entry we are passing for gross profit of rupees 72 lakh. नेक्स्ट आ गए जी 31 मार्च 13 को पी एंड एल में घुस गए। तो पी एंड एल से संबंधित एंट्री होने लगी, ब्रांच पी एंड एल टू ब्रांच, ब्रांच पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। इसमें क्या क्या चीजें थी, ब्रैकेट में लिख दो, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन पी एंड एल, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ पी एंड एल अकाउंट। ये लीजिए कितने रुपए के थे, पी एंड एल अकाउंट में चलते हैं और यहां से देख कर आते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। 25 2 37 10, 25 2 27 10 37 43 3 46 47 1 48 48 48 48 लाख रुपए से बेटा ये वाली एंट्री पास हुई, ब्रांच पी एंड एल टू ब्रांच। और आपका फाइनल प्रॉफिट आ गया, फाइनल प्रॉफिट आ गया जिसके लिए हम कहेंगे ब्रांच पी एंड एल अकाउंट डेबिट। ये सारी एंट्री मैंने लिखवाई थी आपको लास्ट क्लास में, ब्रांच पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू जनरल पी एंड एल अकाउंट। ये लो जी प्रॉफिट का ट्रांसफर हो गया, ब्रांच पी एंड एल टू जनरल पी एंड एल अकाउंट। ये हमारा पूरा पी एंड एल, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट और प्रॉफिट का ट्रांसफर हो गया। इनकॉर्पोरेशन में हमारा सिर्फ बैलेंस शीट रहता है। इसके ब्रैकेट में लिख दें ये किस लिए हुआ, फॉर नेट प्रॉफिट। फॉर के बिना ही लिख देते हैं नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट आ गई जी एसेट्स की बात। एंट्री होती है ब्रांच एसेट्स टू ब्रांच अकाउंट। तो क्या क्या एसेट्स के नाम है, सबसे पहला बैलेंस शीट की एसेट साइड देखिए, सबसे पहली आइटम लिखी थी हमने ब्रांच फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, कितने रुपए का लिखा था 18। देन ब्रांच डेटर्स, देन ब्रांच डेटर्स बेटा कितने के 20। ब्रांच कैश एट बैंक एंड इन हैंड, इन सब के आगे एसी एसी लगा दो जी, मतलब अकाउंट अकाउंट लगा दीजिए 8। एंड देयर वाज वन ब्रांच स्टॉक ऑल्सो, देयर वाज वन ब्रांच स्टॉक ऑल्सो। ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट जी। ब्रांच स्टॉक किन्ने दा सी 72, 72 ते 8 80 ते 20 100 ते 18 118। ये लो ब्रांच एसेट्स टू ब्रांच 118, जितने भी एसेट साइड पर एसेट्स हैं उन सबको हमने ट्रांसफर कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया। एचओ की बुक्स हैं तो ब्रांच की बुक्स में अगर एसेट डेबिट है एचओ भी डेबिट ही करेगा यार, सीधी सी बात है, इनकॉर्पोरेशन हो रही है। 31 मार्च 13 को ब्रांच एसेट्स टू ब्रांच का एंट्री भी डन किया। उसके बाद ब्रांच टू ब्रांच लायबिलिटीज होगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट।
कितना था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, देखिए 3 का। अब देखा जाए तो 3 लायबिलिटी है, होना चाहिए 2 पी एंड एल भी, लेकिन याद रहे पी एंड एल जब आपने पूरा ट्रायल बैलेंस इनकॉर्पोरेट किया तो पी एंड एल ऑटोमेटिकली ऊपर इनकॉर्पोरेट हो चुका है, आपको अलग से नहीं करना, आपको अलग से एंट्री नहीं करनी है उसकी, पी एंड एल की। और जो ये वाला अकाउंट होता है एचओ अकाउंट, इसके लिए तो हमने सीखा है इसको तो करना ही नहीं है, क्योंकि हमारा ये अकाउंट लास्ट में टैली होगा। कल भी हमने क्वेश्चन में ऐसा किया था। तो ब्रांच टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और ये एंट्री यहां पर खत्म हो गई 3। अगर बता आपने सिर्फ बैलेंस शीट इनकॉर्पोरेट करनी होती तो ब्रांच टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2 पी एंड एल आता, लेकिन क्योंकि पी एंड एल हम ऊपर कर चुके हैं अलग से ट्रांसफर, तो यहां ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो गया, आपको अलग से करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और इसे मैं वेरीफाई भी करवा दूंगा फॉर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन हम क्या करेंगे, ब्रांच का अकाउंट बनाकर देखेंगे एचओ की बुक्स में। सुनिएगा, ब्रांच की बुक्स में एचओ का अकाउंट बनाया था तो 90 बनाया, तो एचओ की बुक्स में भी तो ब्रांच का यही बैलेंस होगा यार। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ब्रांच कह रही है बाय ब्रॉट डाउन टू एचओ 91, ब्रांच की बुक्स में एचओ अकाउंट में बाय ब्रॉट डाउन 91, तो एचओ भी तो यही कहेगा ब्रांच अकाउंट में टू ब्रॉट डाउन 91। तो ब्रांच अकाउंट में स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 91। लो यहां पे जरा वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो तरीके से कर दें, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ब्रांच अकाउंट में आ गया। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 91। आपने क्या क्या एंट्री किया, आपने सबसे पहले किया ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच, तो ब्रांच में आ गया पुत्र बाय ब्रांच ट्रेडिंग, ब्रांच में आ गया बाय ब्रांच ट्रेडिंग, और जहां तक मुझे याद है इसका अमाउंट तो 365, 365। फिर आपने एंट्री किया ब्रांच टू ब्रांच ट्रेडिंग, फिर आपने एंट्री किया ब्रांच अकाउंट टू ब्रांच ट्रेडिंग, 437 हो गया। फिर आपने ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच पी एंड एल किया, उसमें ब्रांच वर्ड नहीं आया। फिर आपने किया ब्रांच पी एंड एल टू ब्रांच, तो ब्रांच अकाउंट में आ गया बाय ब्रांच पी एंड एल। जो एंट्री किए मैं सिर्फ उन्हें पोस्ट कर रहा हूं, नथिंग एल्स आई एम डूइंग। 48 ब्रांच पी एंड एल टू ब्रांच किया, तो ब्रांच में आ गया बाय ब्रांच पी एंड एल। इसके बाद आपने ब्रांच पी एंड एल को जनरल पी एंड एल भेजा। फिर आपने किया ब्रांच एसेट्स टू ब्रांच, तो ब्रांच अकाउंट में आ गया बाय, ये क्योंकि हम रफ में कर रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए तो मैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेता हूं, बाय ब्रांच फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 18, बाय ब्रांच डेटर्स बेटा 20, बाय ब्रांच कैश एंड बैंक 8, और बाय ब्रांच स्टॉक 72। एंड ओवर हेयर 2 लास्ट एंट्री किया ब्रांच टू ब्रांच आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यहां पर ब्रांच वर्ड लिख लेंगे, मिस हो गया, ब्रांच टू ब्रांच आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच टू ब्रांच आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3। और ये अकाउंट आपका हो जाता है टैली। यही हमारा पर्पस है, इनकॉर्पोरेशन के बाद अकाउंट में, इंटर यूनिट अकाउंट में कुछ भी बैलेंस नहीं बचेगा। एचओ की बुक्स में इंटर यूनिट अकाउंट जो ब्रांच का अकाउंट है दैट शुड टैली। ये हो गया जी 531, एंड यहां भी कितना है 531। आराम से इस प्रश्न को जो है खत्म कीजिए।
अगर आप यहाँ पर एक चीज देखोगे ना वेरिफिकेशन में, कई बच्चों को फिर से डाउट आ सकता है सर P&L ट्रांसफर क्यों नहीं किया, और मैंने क्या किया कि ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आप ये देखोगे, अरे रुको रुको, अगर सिर्फ इतना पोर्शन देखते हो, ये हमने क्या किया था बेसिकली, व्हाट वी डिड, हमने ये ट्रेडिंग अकाउंट, ये P&L और ये ट्रेडिंग, बाकी सारे क्या है, ये तो सारे आपके एसेट्स हैं, दीज आर दी एसेट्स एंड दिस इज दी लाइबिलिटी। ये क्या है आपका, दिस इज दी ओपनिंग बैलेंस। तो बाकी जो आइटम बची ट्रेडिंग P&L का, अगर आप क्रेडिट साइड देखो 365 प्लस 48 और माइनस करो 437, तो इनका नेट डिफरेंस कितना है 24, और 24 ही आपका P&L है। तो वो चीज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो रही है, आपको अलग से करके दिखाने की आवश्यकता उसकी नहीं है। वो चीज तब करनी होती है अगर आप ये कहो ना कि मेरे को एवरेज इनकॉर्पोरेशन करनी है, तो आप फाइनल प्रॉफिट निकाल कर लिख दो। उस केस में ये तीन आइटम नहीं आएगी, इनकी जगह सिर्फ P&L आएगा, लेकिन एसेट्स और लाइबिलिटी हमेशा से ऐसे ही आते हैं। ठीक, इवन अगर मैं आप बच्चों को कॉन्सेप्ट पर लेकर जाऊं तो आप लोग यहां पर खुद से देख सकते हैं। हमने डिटेल इनकॉर्पोरेशन और एवरेज, डिटेल में देखोगे ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच, ब्रांच टू ब्रांच ट्रेडिंग, ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच P&L, फिर ब्रांच P&L टू ब्रांच ट्रेडिंग अगर ग्रॉस लॉस है, फिर P&L के लिए ब्रांच P&L टू ब्रांच और ब्रांच टू ब्रांच P&L, और फिर नेट प्रॉफिट एक नेट लॉस, इस तरह से आता है। लेकिन अगर आप कर रहे हो एवरेज इनकॉर्पोरेशन तो वहां पर सीधा ही ब्रांच टू जनरल P&L या जनरल P&L टू ब्रांच, सिर्फ इतना, मतलब आपने फाइनल प्रॉफिट की एंट्री करनी है, डेबिट साइड पर क्या है क्रेडिट साइड पर क्या है उसके बारे में नहीं सोचना होता। जबकि एसेट्स और लाइबिलिटी के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, एसेट्स की हमेशा एंट्री यही होती है, ये ब्रांच एसेट्स टू ब्रांच, और लाइबिलिटी के लिए ब्रांच टू ब्रांच लाइबिलिटीज होता आया है। ठीक, अच्छा, इसके बाद मैंने आपको ना एक और चीज सिखाई थी, क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ब्रांच। हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें ना इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो अगर आप ध्यान से देख लें, हमने कहा था मेथड 1 सारी एडजस्टमेंट एंट्री, जो भी डेप्रिसिएशन आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, मतलब जो भी ईयर एंड पर होता है वो सारा एंट्री तो होगा। उसके अलावा जो आइटम आपके डेबिट साइड पर है ट्रेडिंग P&L के, इसलिए आप क्या करते हो, खत्म करते हो अपनी बुक्स को क्लोज करने में। ब्रांच हूं, मुझे अपनी बुक्स क्लोज करनी है, तो जो डेबिट चीजें उनको क्रेडिट कर दूंगा। तो मैं कहूंगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट 2, जितनी मेरी डेबिट साइड वाली आइटम है सबको क्रेडिट कर दो, तो बुक्स क्लोज हो गई। सिमिलरली जो क्रेडिट साइड वाली आइटम है उनको कर दो उठाकर 2HO, और एसेट्स लाइबिलिटी के लिए सिंपल सा रूल चलता है HO टू एसेट और लाइबिलिटी टू HO, बिल्कुल डिफरेंट ऑपोजिट जो कि हम HO की बुक्स में करते हैं, बिल्कुल उसका ऑपोजिट ब्रांच अपनी बुक्स में करेगी। हम एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जहां पर इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। आ जाइए उस प्रश्न पर चला जाए, प्रश्न नंबर 34, 34 नंबर बेटा, 34 नंबर क्वेश्चन पर आ जाएंगे मित्रों। क्या कहता है प्रश्न, FX ऑफ कोलकाता has a branch at Delhi to which the goods are supplied from Kolkata, but the cost thereof is not recorded in the HO books. क्वेश्चन कुछ कहना चाहता है, हमें अभी लग नहीं रहा इंपॉर्टेंट, तो इसके आगे बढ़ते हैं। On 31st March 2012 the branch balance sheet was as follows. ब्रांच की बैलेंस शीट बताई, क्रेडिटर्स हैं और HO का अकाउंट है, बस दो ही लाइबिलिटी। एसेट साइड पर एक डेटर है 2 लाख का, एक कैश एट बैंक है, और एक स्पेशल सी चीज लिखी है, क्या है जरा पढ़ लें। एक बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट है विच इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू HO अकाउंट। ओके, मतलब आप अपना बिल्डिंग कुछ बना रहे हैं जिसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से जाना जाता है। एक तो होता है WIP, मान ली जिस चीज में आप डील करते हैं, अगर आप उसको बना रहे हैं तो जब तक वो फुल्ली तरीके से नहीं बना, फिनिश नहीं हो, तब तक हम बोलते हैं WIP। सिमिलरली जब आप अपना कोई एसेट खुद का कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल WIP। तो क्वेश्चन यहां कह रहा है उसका एसेट का नाम है बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट, लेकिन साथ में कहता हम इसे क्लोज कर देते हैं बाय ट्रांसफर टू HO, यानी कि ये एंट्री क्या करते होंगे, एंट्री पास हो रही होगी HO अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट, ऐसा एंट्री पास किया होगा, क्योंकि बिल्डिंग एक्सटेंशन तो डेबिट है, खत्म करने के लिए क्या करना होगा, आपको क्रेडिट करना होगा। तो बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, क्वेश्चन ने खुद ही बोला हम HO अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। चलिए नहीं आगे बढ़ते हैं, ये हमें दिया था 31 मार्च 12 का बैलेंस शीट। आगे क्वेश्चन कहता ड्यूरिंग द 6 मंथ्स एंडिंग ऑन 30 सितंबर 12, ईयर एंडिंग 30 सितंबर, सॉरी 6 मंथ्स एंडिंग 30 सितंबर 12, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस एट दिल्ली। और याद रखिए दिल्ली में क्या है, ऊपर जाकर मार्क करके आओ, कोलकाता में हेड ऑफिस है, ब्रांच एट दिल्ली है। तो दिल्ली में क्या क्या हरकत हुई वो बता रहे, सेल हुई, परचेज हुई, वेजेस पे की, एक स्पेशल पॉइंट सैलरीज है, लेकिन कहते हैं इंक्लूडिंग एडवांस ऑफ रुपी 2000, आपने सैलरीज दी 6400 की 6400 की, लेकिन 2000 रुपए का उसमें एडवांस है, तो उसकी एंट्री क्या होती है, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस करके इसका एंट्री करना होगा। फिर आ गया नॉर्मल में जनरल एक्सपेंस 1600, और फिर से स्पेशल फायर इंश्योरेंस 3200, लेकिन पेड फॉर 1 ईयर,
हमें तो 6 महीने तक का डाटा दिया है, तो ये पेड फॉर 1 ईयर, मतलब ये 6 महीने की एक्स्ट्रा है, प्रीपेड है, फिर से प्रीपेड फायर इंश्योरेंस टू फायर इंश्योरेंस करके एक एंट्री हो जाएगा। रेमिटेंस टू एचओ यानी कि एचओ टू बैंक, एचओ टू बैंक। उसके बाद दे रहा है मैनेजर का सैलरी, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डिस्काउंट अलाउड, बिल्डिंग अकाउंट फर्दर पेमेंट। फिर से क्या हुआ होगा, 6 महीने बाद आपने फिर से एंट्री किया, क्योंकि एचओ अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, इस अकाउंट को तो क्लोज ही करना है। डिस्काउंट एंड बता दिया, कैश पेड टू क्रेडिटर, कैश इन एंड कैश एट बैंक। तो 6 महीने का कुछ चीजें आपको दे दी। चाहता क्या है क्वेश्चन, मेन बात पर अब आए। सेट आउट मतलब प्रिपेयर द हेड ऑफिस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ डेली एंड द बैलेंस शीट एज ऑन 30 सितंबर 12। हमें 31 मार्च 12 की बैलेंस शीट दी, 6 महीने के बीच में बताया क्या क्या, और कहता 30 सितंबर की बैलेंस शीट बना दो, और उससे पहले एचओ का अकाउंट बना दो। ऑब्वियस सी बात है कि जब ब्रांच की बैलेंस शीट बनाओगे तो उसके अंदर एचओ का अकाउंट आएगा ही, तो आपके पास एचओ के अकाउंट की अपडेटेड फिगर होनी चाहिए। और साथ में कहता ऑल्सो गिव द जर्नल एंट्रीज इन द डेली बुक्स। तो हमसे ब्रांच की बुक्स में जर्नल एंट्रीज मांग ली, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट 10 अट्रैक्ट हो गया, जिसमें मैंने आपको सिखाया था क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ ब्रांच। तो 6 महीने में जो जो एक घटित हुआ, इसकी हमें जर्नल एंट्री जो है करनी होगी। कौन सी जर्नल एंट्रीज, मेन जर्नल एंट्री मैंने आपको क्या सिखाया था, आपको एक तो जितने भी डेप्रिसिएशन आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है, तो यहां तो प्रीपेड है वो भी 2, तो उन दोनों की एंट्री करो। फिर जो डेबिट साइड वाली आइटम है, एचओ अकाउंट डेबिट टू करके उन सबको क्रेडिट कर दो, जो भी ट्रेडिंग पेंडल की आइटम है। और जो क्रेडिट वाली आइटम है उन सबको डेबिट कर दो, जैसे कि सेल्स हो गया, फॉर एग्जाम्पल सेल्स डेबिट, डिस्काउंट एंड डेबिट टू एचओ कर दो। तो ये तो मेन एंट्रीज हैं। उसके अलावा एक ये स्पेशल पॉइंट रहेगा जिसकी हमें एंट्री करनी होगी, और उसके बाद हम बैलेंस शीट के बारे में सोचेंगे। ठीक, पहले जर्नल एंट्रीज करते हैं, फिर एचओ का अकाउंट बनाएंगे, और उसके अंत में ब्रांच की बैलेंस शीट बनेगी। शुरुआत करते हैं बेटा, आइए आंसर नंबर 34। स्टाइल पे उसकी, स्माइल पे उसकी, हाय तबीयत भड़की शहर के लड़के। टंग 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 टंग। जर्नल एंट्री द बुक्स ऑफ डेली, सो बुक्स ऑफ डेली ब्रांच। मस्ती में झूमे 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 ये समा, ला 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 ला, हाँ हाँ ना 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 ना, तुरुरु तु 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 तुरु तुरुरु। ये लीजिए बच्चे, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। तो जर्नल एंट्रीज हम कर रहे हैं किस तारीख को, 30 सितंबर 2012 को। भरद जोली मेरी या मोहम्मद, दूर दूर से न जाएंगे खाने हुए। 30 सितंबर 12 को। एक तो सैलरीज के अंदर एडवांस है, तो हम कहेंगे प्रीपेड सैलरीज अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट 2,000 रुपए। और 30 सितंबर 12 को ही खर्चे का नाम है फायर इंश्योरेंस, वो भी पेड फॉर 1 ईयर है, तो हम उसके लिए एंट्री करेंगे प्रीपेड फायर इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू फायर इंश्योरेंस अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा ये देखने वाली बात है। क्वेश्चन कहता 3200 रुपया पे किया पूरे साल का, हमें चाहिए 6 महीने का इसमें से, तो ये आ गया पुत्र जी 1600 रुपए। ये आ गया 1600 रुपए। इस तरह कर इसनु करना, और इस तरह इसकी एंट्री सी हो जाएगी। वही समझ आ गया भाई, काका बैली तो लगावे जब लिपस्टिक, हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट हो, जिला टॉप लागेलू। ओके, हम बुक्स क्लोज करने वाली एंट्री भी करते हैं। उससे पहले उससे पहले उससे पहले उससे पहले जो बिल्डिंग अकाउंट है, आइए उसका कार्यक्रम आयोजित करें। एचओ अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। क्वेश्चन ने खुद ही बताया कि जो भी हम बिल्डिंग के लिए पेमेंट करते हैं, एक्सटेंशन, बिल्डिंग एक्सटेंशन, उसको एचओ अकाउंट में डालकर क्लोज करते हैं। तो 4,000 रुपए से हमने अपने बिल्डिंग अकाउंट को क्लोज कर दिया।
ठीक हो गया। सेट आउट द हेड ऑफिस अकाउंट इन डेली बुक्स, तो हेड ऑफिस अकाउंट के लिए हम तरह तरह की चीजें करते जा रहे हैं। अब आ गई बात मेन ट्रेडिंग एंड पी&एल वाली आइटम्स की। तो पहले डेबिट साइड वाली जो आइटम्स होती हैं ट्रेडिंग पी&एल में उसकी बात करते हैं। एचओ अकाउंट डेबिट लिख के छोड़ दिया और क्रेडिट साइड पर एक एक करते हुए सारी आइटम लिखते हैं 6 महीने के दौरान जो भी हुआ। सबसे पहले दिख रहा है परचेज, सेल्स है इस एंट्री में नहीं आएगा। परचेज जो डेबिट वाली आइटम है वो सिर्फ 48,000। वेजेस, टू वेजेस 20,000। टू सैलरीज, ध्यान रहे 6400 नहीं लिखना, हमने यहां पर 2000 से क्रेडिट कर दिया अभी अभी, तो 6400 सैलरी का डेबिट, 2000 क्रेडिट, तो नेट कितना रह गया 4400 रुपी। डेबिट साइड की जितनी भी आइटम है सारी उठा लो जी। टू जनरल एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग एंड पी&एल में जो जो डेबिट होता है सब ले आओ 1600। टू 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 कब ये जाने की, टू फायर इंश्योरेंस 3200 का खर्चा था, लेकिन हमने अभी भी 1600 का बता दिया कि भैया प्रीपेड है, तो नेट कितना रह गया जो पी&एल में जाना है 1600 रुपए। और क्या है, मैनेजर सैलरी, टू मैनेजर सैलरी 4800। ट्रेड एंड पी&एल में डेबिट होने वाली आइटम। और क्या, कलेक्शन फ्रॉम डेटर का कोई काम नहीं, डिस्काउंट अलाउड, सो टू डिस्काउंट अलाउड 8000। डिस्काउंट अलाउड 8000 बस, और कोई चीज नहीं है। इनका टोटल किया जाएगा 48,000, 20,000, 4400, 1600, 1600, 4800, तो 8000। ये आगे जी का टोटल 88,400, 88,400। 30 सितंबर 12 को एंट्री कर दिया, एचओ अकाउंट डेबिट टू ऑल द आइटम्स जो भी ट्रेडिंग पी&एल की डेबिट साइड होती है। फॉर ऑल द आइटम्स appearing on debit side of trading and P&L account. For all the items appearing on debit side of trading and P&L account, ये एंट्री हुआ। अब जो क्रेडिट साइड वाली आइटम होती है, सेल्स, सबसे पहले मिल गया सेल्स अकाउंट 2,40,000 रुपए बेटा, सेल्स अकाउंट 2,40,000 रुपए। और डिस्काउंट अर्न 1,200 रुपए। बस मात्र दो ही चीजें, डिस्काउंट अर्नड अकाउंट 1,200 रुपए, टू एचओ अकाउंट 2,41,200। और ये किस लिए किया, फॉर ऑल द आइटम्स appearing on credit side of trading and P&L account। क्वेश्चन ने ब्रांच की बैलेंस शीट तो पूछी है, तो ब्रांच की बैलेंस शीट वाली मतलब एसेट लायबिलिटी यहां नहीं करने, वो तो ब्रांच की बैलेंस शीट में जाएंगे। सिर्फ हमें ट्रांसफर करना था, क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली पूछा एचओ अकाउंट इन डेली बुक्स, तो ये सारी चीज करनी थी ट्रेडिंग पी&एल तक की। इसमें एक ऑप्शन पता और थी आपके पास, ये आप क्या करें, मैंने आपको याद है 2 मेथड सिखाए थे। अब डायरेक्टली क्या करें, ट्रेडिंग और पी&एल बना लें, जो फाइनल प्रॉफिट आएगा सिर्फ उसके लिए एंट्री पास कर दें एचओ अकाउंट के थ्रू, तब भी सेम बात होगी, तब भी सेम ही होगा। जरूरी नहीं कि आपको इतना डिटेल में जाकर करना है। आप ब्रांच का ट्रेडिंग पी&एल बनाओ और वहां से जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो सिर्फ एचओ अकाउंट में डाल देना। यहां तक लिख लीजिए।
चलिए जी, हेड ऑफिस अकाउंट के लिए हम तैयार हैं पूर्ण तरीके से। सो हेड ऑफिस अकाउंट, एफिक्स ऑफ कोलकाता एज अ ब्रांच, क्वेश्चन कहता है हेड ऑफिस अकाउंट बना दो, तो कोलकाता हेड ऑफिस अकाउंट, कोलकाता हेड ऑफिस अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहले हम देखें जो ओपनिंग बैलेंस शीट आपको गिवन है उसमें लाइबिलिटी साइड पर लिखा है हेड ऑफिस अकाउंट 1,68,000, मतलब ब्रांच कह रही थी 31 मार्च 2012 को कि भाई हमने तुम्हारा 1,68,000 रुपये देना था। ये समझ में आया आपने। उसके बाद एंट्री क्या की, इस कोलकाता को ब्रैकेट में रख दें, आपने जर्नल एंट्री के हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू ये सब आइटम, चलिए डालिए एक एक करते हुए। टू परचेजेस 48,000, सारी चीजों को एक एक करते हुए डालना है बेटा। टू वेजेस 20,000, टू सैलरीज कितनी थी 4,400, मैं क्वेश्चन से ही देखता जा रहा हूं तो इजी है। टू जनरल एक्सपेंसेस 1,600, टू जनरल एक्सपेंसेस बेटा 1,600 रुपए। टू फायर इंश्योरेंस बेटा 1,600 रुपए। और क्या था हमारी एंट्री में, टू मैनेजर सैलरी, जो जो हमारी एंट्री में चीजें थी पहले उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं, बाकी वी विल सी लेटर ऑन। और टू डिस्काउंट अलाउड, जो खर्चों वाली एंट्री थी वो हमने इस प्रकार से की थी। तो सारी चीजें लिख दी हमने, सारी चीजें यहां पर लिख दी। और एक की थी क्रेडिट साइड वाली आइटम्स के लिए जर्नल एंट्री, तो सेल्स एंड डिस्काउंट ऑन टू एचओ, तो एचओ में आ गया बाय सेल्स एंड बाय डिस्काउंट अर्नड। बाय सेल्स कितना रुपया, 2,40,000, और डिस्काउंट अर्नड 1,200 रुपया। ठीक है ना। मैंने आपको क्या कहा था, हमारे पास एक ऑप्शन ये भी थी कि हम डायरेक्टली ट्रेडिंग P&L बनाकर सिर्फ प्रॉफिट ट्रांसफर कर दें, और आप अगर इतनी आइटम्स का नेट डिफरेंस देखोगे तो इट इज नथिंग बट द नेट प्रॉफिट। 241,200 माइनस इन सब का टोटल क्या था, 88,400, 152,800, नेट डिफरेंस इज प्रॉफिट। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता दिया, एग्जाम में ऐसे काटे पाटे और ऐसी लकीरें नहीं खिंच के आने जी, तुसी ऐदा नहीं करना जिदा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ करके दिखाया, मैं जस्ट फॉर योर नॉलेज से किया है सो दैट ਤੁਹਾਨੂੰ सारी चीज चंगी तरह समझ आती जाए। वैसे तो मैंने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था कॉन्सेप्ट में तभी बोल दिया था कि बिल्कुल निकम्मा निखद टॉपिक है जो कि एग्जाम पर्पस के लिए रेलिवेंट नहीं माना जाता, लेकिन हमारे मॉड्यूल में आज भी क्वेश्चन है तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए हमने किया। अच्छा, हमने एक और एंट्री की थी आपको ये, तो एचओ टू बिल्डिंग, तो एचओ अकाउंट में लिख दिया टू बिल्डिंग अकाउंट 4,000 रुपए, एचओ टू बिल्डिंग 4,000 रुपए। उसके अलावा जो ये ट्रांजेक्शन्स दिए क्या उसमें से कोई और ऐसी चीज है जो यहां पर आएगी, एक बार देख लें। सेल, परचेज, वेजेस, सैलरी, जनरल एक्सपेंस, फायर इंश्योरेंस, ये सब हम कर चुके। लिखा है रेमिटेंस टू एचओ, एचओ को पैसा रेमिट किया तो क्या एंट्री होती है, एचओ टू बैंक, तो एचओ टू बैंक कर दिया जी कितने रुपए, 38,400। ऑब्वियस ही बात है 31 मार्च को आपका ब्रॉड डाउन था 168, आप कह रहे थे मेरा क्रेडिटर है मैंने एचओ को इतना देना है, तो जब आपने 6 महीने के दौरान 38,400 दे दिया उसका तो एंट्री पास करोगे ना टू सी द अपडेटेड बैलेंस। उसके बाद लिखे मैनेजर सैलरी कलेक्शन फ्रॉम डेटर का इससे कोई लेना देना नहीं, डिस्काउंट अलाउड बिल्डिंग डिस्काउंट कर दिया, कैश पे टू क्रेडिटर यहां लेना देना नहीं, और कैश इन एंड कैश इन बैंक का क्लोजिंग बैलेंस बताया 30 सितंबर वाला। तो इतनी ही चीजें आनी थी, ये सब हमने कर दिया। इस सब के बाद अपडेटेड बैलेंस देखते हैं जी। क्रेडिट साइड का टोटल 168 प्लस 241,200 माइनस 88,400
4000 और 38,400, ये आता है टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,78,400। अभी इसका मैं आपको समरी भी बता देता हूं कि ये बैलेंस क्या शो कर रहा है। टोटल कर दें, 4,09,200 इसका टोटल है। अगर बिल्कुल लॉजिकली, तो चलो अकाउंटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लॉजिकल समझना चाहो तो हुआ क्या, हम 31 मार्च को कह रहे थे हमने इतना पैसा ब्रांच कह रही थी मैंने एचओ का देना है 168,000, उसके बाद आपने इसमें से इतना पैसा तो दे दिया 38,400, अपडेट हो गया। फिर एक बिल्डिंग है जो बन रही है जो आप एचओ अकाउंट में डालकर खत्म कर देते हैं ये, जिसके कारण आपका फिर से पैसा कम हो गया एचओ को जितना देना है, और बैलेंस बढ़ गया। आप कह रहे हैं साहब, ब्रांच कहते साहब मैंने 1,52,800 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, तो उसके कारण एचओ का बैलेंस बढ़ गया। एचओ कहता कमाया, लाओ पैसा दो। तो ये सब चीजें कैरिड डाउन में बेसिकली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ओपनिंग बैलेंस इतना था, उसमें से इतना पैसा आपको दे दिया, और जो नेट प्रॉफिट कमाया वो फिर से इसमें ऐड होकर सामने रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये आपका एचओ अकाउंट इस तरह से हमारा कंप्लीट होगा। हमने जर्नल एंट्रीज कर ली, एचओ अकाउंट कर लिया। क्वेश्चन है हमसे पूछा ब्रांच की बैलेंस शीट बताओ। ये देखो, ब्रांच की बैलेंस शीट बताओ, क्वेश्चन कहता 29 सितंबर। पहले आप इस वाली बैलेंस शीट में देखो क्या क्या एसेट लायबिलिटी है। क्रेडिटर, क्या मेरे पास 30/9/12 का क्रेडिटर का बैलेंस है? नहीं है 30/9/12 का क्रेडिटर का बैलेंस, हमें निकालना होगा। एचओ का बैलेंस है। एसेट साइड की तरफ देखिए, डेटर हमारे पास 30 सितंबर का डेटर नहीं है, 31 मार्च का डेटर था, तो डेटर अकाउंट बनाएंगे और डेटर का बैलेंस निकालेंगे। बिल्डिंग अकाउंट आएगा नहीं क्योंकि हमने एचओ में डालकर क्लोज कर दिया, और कैश एट बैंक और कैश इन हैंड का हमें अपडेटेड बैलेंस यहां पर दिया हुआ है। तो पहले हमें क्रेडिटर अकाउंट और डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा अगर बैलेंस शीट तक पहुंचना है। सो क्रेडिटर्स अकाउंट एक एक करके बनाएंगे, पहले क्रेडिटर्स और फिर डेटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट ब्रैकेट में लिख दूं, टू फाइंड अपडेटेड बैलेंस ऑन, टू फाइंड बैलेंस ऑन 30 सितंबर 2012। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट कितना था भाई? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है कोई 31 मार्च को कितना है? 40,000 रुपए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 रुपए। क्वेश्चन में क्या क्या डाटा है क्रेडिटर्स का? एक तो लिखा था परचेजेस, एंट्री होती है परचेज टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर अकाउंट में आ गया बेटा बाय परचेजेस, क्रेडिटर अकाउंट में आ गया बाय परचेजेस। उसके बाद आपको क्वेश्चन ने बताया डिस्काउंट अर्नड, तो डिस्काउंट अर्न किया, क्रेडिटर का बैलेंस कम हुआ, क्रेडिटर अकाउंट में आ गया डिस्काउंट अर्न कितने रुपए का है जी? 1,200 रुपए। और क्वेश्चन ये भी बोला कैश पेड टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में आ गया टू कैश 60,000 रुपी। creditors to cash 60,000 rupee, and we will have the updated balance as balance carried down. टोटल हो रही है 88,000। टू बैलेंस कैरिड डाउन 61,200। ये आ गया पुत्र 26,800 रुपए। टू बैलेंस कैरिड डाउन 26,800 रुपए। क्रेडिटर्स अकाउंट का अपडेटेड बैलेंस हमारे पास आ गया। इसके बाद हमें बनाना है डेटर्स अकाउंट टू फाइंड द बैलेंस अगेन ऑन 30 सितंबर 2012। डेटर्स अकाउंट to find balance, to find balance on 30th September 2012। particulars amount
पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। 31 मार्च को बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था डेटर्स का? 2 लाख। ओपनिंग बैलेंस यानी कि 31 मार्च को आप कह रहे थे हमें 2 लाख रुपए डेटर से लेने हैं। फिर आपने इन 6 महीने के दौरान क्या क्या किया डेटर के साथ? एक तो सेल कर दिया सामान, तो डेटर्स अकाउंट में आ गया 2 सेल्स, 2,40,000 रुपए का। आपने कर दिया डेटर टू सेल 2,40,000 रुपए। उसके बाद क्वेश्चन ने बताया कलेक्शन हुई डेटर से, तो कैश टू डेटर वो होगा, डेटर में आ गया जी बाय कैश 1,60,000। और क्वेश्चन कहते हैं एक डिस्काउंट अलाउड भी, हमें डिस्काउंट देना पड़ा तो एंट्री हुई होगी डिस्काउंट टू डेटर, तो डेटर में आ गया बाय डिस्काउंट अलाउड बेटा, हाउ मच? 8,000। एंड वी हैव द अपडेटेड बैलेंस एज बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। $4,40,000 $4,40,000 minus 168,000 $2,72,000। ये पहुंचे यहां तक। चलिए बैलेंस शीट बनाने के लिए तैयार। क्वेश्चन का था ब्रांच का बैलेंस शीट बना दो, तो हमने क्रेडिटर और डेटर का अपडेटेड बैलेंस निकाल लिया। अब रास्ता आसान है दोस्तों, बैलेंस शीट ऑफ ब्रांच। एज एट 30th September 2012, liabilities amount, assets and amount, liabilities amount, assets and amount। क्या क्या आएगा जी? लाइबिलिटी साइड की बात करें तो एक पहले ओपनिंग वाली बैलेंस शीट देख लो, वहां से हिंट मिल जाएगा। एक तो क्रेडिटर्स अकाउंट है, हमने भी क्रेडिटर्स बनाया और अपडेटेड बैलेंस निकाल लिया था, कितना? 26,800। उसके अलावा हेड ऑफिस आपका क्रेडिटर होता है, लाइबिलिटी आपको देना होता है, तो हेड ऑफिस अकाउंट भी हमने बनाया था, 278,400 का कैरी डाउन निकाला था, 278,400। उसके अलावा एसेट साइड पर अगर जाओगे, याद रखिए हमने दो चीजें प्रीपेड की थी, एक प्रीपेड सैलरी और एक प्रीपेड फायर इंश्योरेंस। प्रीपेड सैलरी और प्रीपेड फायर इंश्योरेंस। सैलरी किया था हमने कितने का? 2,000 का क्वेश्चन में गिवन, और फायर इंश्योरेंस 1,600 रुपए का। एक तो ये दोनों आइटम आ गई। 31 मार्च वाली बैलेंस शीट में जाएंगे, एक डेटर्स लिखा है जी, तो डेटर्स आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। हमने अपडेटेड बैलेंस निकाले 2,72,000, ये लिख देंगे। और जो क्वेश्चन में डाटा था ना, ये 6 महीने का दौरान का, ड्यूरिंग द 6 मंथ का, इसमें लास्ट दो आइटम दी हुई हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये भी आ जाएगा। कैश इन हैंड है 1,600 रुपए और कैश एट बैंक है 28,000 रुपए।
इतनी चीजें डालने के पश्चात आपका बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, अपना बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। जरा करिए, 26,800 जमा 2,78,400, ये आ गया जी 3,05,200। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2000 ਜਮਾ 1600 ਜਮਾ 2,72,000 ਜਮਾ 1600 और जमा 28,000, 3,05,200 रुपए। लो भाई काक्या नोट कर लो इसको। चलिए बेटा, इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट नंबर 10 खत्म हुआ और हम अपने चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर आ गए, जहां बात की जाती है फॉरेन ब्रांचेस की। क्या होता है फॉरेन ब्रांच, पहले थियोरेटिकली समझ से फिर लिखकर बात करेंगे। फॉरेन ब्रांच जैसा कि नाम से क्लियर होता है कि ब्रांच फॉरेन कंट्री में है, हेड ऑफिस इंडिया में है और ब्रांच दूसरी कंट्री में सिचुएटेड है। इस सिचुएशन में ब्रांच को कहा जाता है कि ब्रांच फॉरेन ब्रांच है। अब क्योंकि ब्रांच मान लेते हैं यूएस में है, यूएस सबसे आसान एग्जांपल होता है समझने के लिए और समझाने के लिए बच्चों को। तो ब्रांच मान लीजिए फॉरेन कंट्री यूएसए में मेरी ब्रांच है, तो ब्रांच अपने रिकॉर्ड्स रुपी में रखती होगी कि डॉलरों में रखती होगी? ऑब्वियसली जी ब्रांच यूएसए में तो ब्रांच डॉलरों में मेंटेन कर रही होगी। ब्रांच डॉलर्स में अपने जो अकाउंट है मेंटेन कर रही होगी, तो ब्रांच का जो ट्रायल बैलेंस है वो भी हमें उपलब्ध किस में होगा? ऑब्वियस सी बात है यार, डॉलर में मिलेगा। आराम से सुनते जाइए। पहली बात तो जो फॉरेन ब्रांच है, क्या वो डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? मान लीजिए पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर कब भेजते हैं? दूसरे विदेश में, दूसरे देश में। जब बच्चा बड़ा हो गया, खुद का ध्यान रख सकता है, तब उसे फॉरेन भेज दिया जाता है। तो जब तक ब्रांच इंडिया में, तब तक हम कहते हैं कि यार ये डिपेंडेंट हो सकती है या इंडिपेंडेंट हो सकती है। लेकिन जैसे ही ब्रांच का वर्ड जुड़ा फॉरेन, मतलब ब्रांच जो है वो बड़ी ब्रांच होगी, वो इंडिपेंडेंट ब्रांच है। यानी कि ब्रांच अपने रिकॉर्ड्स खुद मेंटेन करती है। डिपेंडेंट ब्रांच जो हमने किया था, वहां हमने कहा था ब्रांच कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती। लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांच में आकर सीखा कि ब्रांच अपने डबल एंट्री सिस्टम के रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है। तो फॉरेन ब्रांच जो है वो इंडिपेंडेंट ब्रांच की ही एक एक्सटेंशन है। फर्क सिर्फ इतना पड़ा कि इंडिया में ना होकर ये फॉरेन में सिचुएटेड है। तो ब्रांच जब अपने अकाउंट्स मेंटेन करती है, ऑब्वियसली वो फॉरेन करेंसी में मेंटेन करती होगी। और मेरे एग्जांपल में कि अगर ब्रांच यूएस में है तो डॉलर में मेंटेन करती होगी। ईयर एंड पर मान लो ब्रांच ने आपको अपना ट्रायल बैलेंस दे दिया डॉलर में, क्योंकि मैं हेड ऑफिस इंडिया में हूं, तो मैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट देखना चाहता हूं। मेरी वाली चीजें तो रुपी में है, लेकिन फॉरेन की जो ब्रांच है, जब मैंने उसका ट्रायल बैलेंस मंगवाया, उसका तो डॉलर में है। तो मुझे करना क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है यार, इंडिया में तो रुपी चलता है, मुझे रुपी वाला प्रॉफिट बताना होगा। अगर मैं अपना प्रॉफिट कह रहा हूं, मैंने कहा मेरा प्रॉफिट है 5 लाख रुपए, लेट से 50 लाख रुपए पूरे साल का, और ब्रांच का है लेट से $50,000। तो यार ये मैचिंग सी नहीं, मेरा 50 लाख रुपए, ब्रांच का $50,000, ये क्या चल रहा है? मान लो एक ब्रांच आपकी यूके में, उसका आ रहा है जी 65,000 पाउंड, कोई कहीं और है उसका आ रहा है जी 70,000 सिंगापुर डॉलर, लेट से, तो गलत हो गया। मतलब मजा नहीं आया। आपको क्या करना है, ईयर एंड पर अपनी जितनी भी ब्रांचेस हैं, चाहे वो इंडिया की या फॉरेन की, सबका प्रॉफिट निकालना है अपनी वाली करेंसी में यार, जहां पर हेड ऑफिस है जो कि इंडिया में है, तो हमें इंडियन करेंसी में चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? कन्वर्जन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द फॉरेन करेंसी टू द इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी रुपी है, आपको जो ट्रायल बैलेंस मिला है, आपको उसको कन्वर्ट करके लाना है इंडियन करेंसी में। लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर तो कितनी सारी आइटम्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट नेचर की। ओपनिंग स्टॉक जो बिल्कुल स्टार्टिंग की डेट का था, फिर ड्यूरिंग द ईयर वाली चीजें, परचेज, सेल, खर्चे और इनकम, फिर ईयर एंड वाली बातें, एसेट्स, लायबिलिटी। तो सभी के लिए ऑब्वियसली अलग अलग रेट जो है लगाया जाता है।
जब आप अलग अलग रेट लगाओगे, फॉरेन ब्रांच का जो ट्रायल बैलेंस फॉरेन करेंसी में था, फॉरेन करेंसी में टैलिड था। जैसे ही आपने फॉरेन करेंसी से एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई किया इंडियन करेंसी में लाने के लिए, कोई सिंगल रेट से तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि डिफरेंट आइटम्स का जो पॉइंट ऑफ टाइम ओरिजिनेट का है वो डिफरेंट है। जैसे ओपनिंग स्टॉक तो बिल्कुल ओपनिंग डेट पर था, मैं उसके लिए ड्यूरिंग द ईयर वाला रेट थोड़ी लगाऊंगा या क्लोजिंग थोड़ी लगाऊंगा, ओपनिंग रेट लगाऊंगा। लाइबिलिटीज ईयर एंड पर है तो क्लोजिंग रेट लगाऊंगा, एसेट्स ईयर एंड पर है क्लोजिंग रेट लगाऊंगा। लेकिन ड्यूरिंग देयर खर्चा हुआ मान लो सैलरी, उसके लिए ओपनिंग या क्लोजिंग थोड़ी लगाऊंगा, उसके लिए एवरेज रेट लगाऊंगा। तो जब आप डिफरेंट डिफरेंट आइटम के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेट लेकर आएंगे तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा ही नहीं। तो यहां पर आकर एक मेन दिक्कत हमारे सामने आती है। तो वो एक पॉइंट है जो कि यहां पर फॉरेन ब्रांचेस का एक महत्वपूर्ण काम जिसमें हमें करना है। उसके अलावा फॉरेन ब्रांच की ना डिस्टिंक्शन की जाती है, थोड़ी सी डिस्टिंक्शन है छोटी सी, कि फॉरेन ब्रांच कैन बी द ईफो दैट इज इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन, और इट कैन बी नीफो नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन। इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन वर्ड से क्लियर है, इंटेग्रल है। मैं हेड ऑफिस, मान लीजिए आप मेरी ब्रांच है, जो बिजनेस में करता हूं आप उसी बिजनेस को कर रहे हो। इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन यानी कि जो ये ब्रांच फॉरेन में है ये हेड ऑफिस का ही काम आगे जो है बढ़ा रही है, तो मैं कहूंगा ये ब्रांच मेरी कौन है, ईफो है। लेकिन नीफो नॉन इंटेग्रल, मैं जो काम करता हूं ब्रांच उसके अलावा कुछ और काम भी कर रही है या फिर कुछ अलग ही काम कर रही है। लेट्स से हमारा इंडिया में जो है साइकिल का बिजनेस है, लेकिन जो ब्रांच हमारी फॉरेन में है वहां पर साइकिल वाइकल का कोई बिजनेस नहीं चलता, तो उन्होंने किसी और चीज का, लेट्स से उन्होंने कपड़े का काम खोल लिया, लेकिन कंट्रोल हम ही करते हैं उन्हें, मतलब मेरी ही ब्रांच है। तो इस सिचुएशन में क्योंकि नीफो, क्योंकि मेरा जो मेन बिजनेस साइकिल का, उसे नहीं कर रहे वो, दे आर नॉट प्रमोटिंग दैट, दे आर नॉट डूइंग दैट बिजनेस, वो कुछ और काम कर रहे हैं, तो वो होता है नीफो। दोनों में डिस्टिंक्शन कहां आती है, जब हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे ना डिटेल में लिखकर, मैं बताऊंगा कौन कौन से एक्सचेंज रेट कहां पर यूज करने हैं, तब हम देखेंगे कि ईफो और नीफो में फर्क क्या होता है। काफी सारी बात हमने समझ ली, हम सीधा बढ़ते हैं आगे, कॉन्सेप्ट नंबर 11 लिखते हैं और चंद बातें फॉर्मली इन राइटिंग कर लेते हैं। फॉरेन ब्रांचेस इस चैप्टर का अंतिम कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट 11, फॉरेन ब्रांचेस लिखेंगे जी। when a branch when a branch is established abroad, it is called foreign branch. Next point, foreign branches generally maintain independent and complete record of business, independent and complete record of business transacted by them. Foreign branches generally maintain independent and complete record of the business transacted by them in the currency of the country in which they operate. मतलब जिस कंट्री में आप ऑपरेट करते हो ना, उस कंट्री की जो करेंसी है उसमें आप सारे रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। ब्रैकेट में लिख देंगे, दैट इज फॉरेन करेंसी, इसको हम फॉरेन करेंसी के नाम से बुलाएंगे। The main problem in this case is the main problem in this case is the
restatement of accounts from वन करेंसी टू अदर, क्योंकि फॉरेन करेंसी में हेड ऑफिस और ब्रांच दो डिफरेंट कंट्रीज में है, तो यहां पर जब आप अकाउंट्स को एक करेंसी दूसरे में बदलोगे, ये एक मेन प्रॉब्लम जो है सामने आती है। It is obvious that it is obvious that the trial balance of branch must be converted, must be translated, word use कर लें, must be translated into the currency of head office। ऑब्वियस सी बात है, हेड ऑफिस जिस कंट्री में है, हेड ऑफिस को जो करेंसी एप्लीकेबल होती है, हमें ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को उसी करेंसी में बदलना होगा, तभी बात आगे जो है बढ़ेगी, अदरवाइज मिसमैच हो जाएगा। The normal principles the normal principles which apply to the independent the normal principles which apply to the independent inland branches also apply equally also apply equally to the foreign branches। The normal principles which apply to the independent branch also apply equal to the foreign branches, ब्रैकेट में लिखवा देता हूं, आफ्टर द conversion of trial balance into Indian currency। थोड़ा और इसके बाद जो है आइए बातचीत करते हैं। हमने कहा था फॉरेन ब्रांचेस जो है वो दो टाइप की होगी। यहाँ पर बेसिकली एक और चीज बताना चाहूंगा, जब हम फॉरेन ब्रांचेस की बात करते हैं, जब भी एक्सचेंज रेट की बात आती है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 11 है, तो वो मेनली अट्रैक्ट होता है इस सिचुएशन में, ठीक है ना। तो एएस 11 के अकॉर्डिंगली आगे पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेन ब्रांचेस एज पर एएस 11।
क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेन ब्रांचेस एज पर AS 11। मैंने क्या कहा, दो टाइप का, एक है इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन दैट इज IFO, integral foreign operation, and the other is non-integral foreign operation. Integral foreign operation and non-integral foreign operation. So this is called as IFO and the other is called as NIFO. IFO NIFO क्या होता है, इनके बारे में आइए लिखते हैं. It is a foreign operation. It is a foreign operation the activities of which are an integral part. कौन सा फॉरेन ऑपरेशन है जिसकी एक्टिविटी क्या है, इंटेग्रल पार्ट है, जो मैंने कहा था कि हमारे बिजनेस से मिलता जुलता है. इंटेग्रल पार्ट ऑफ दोज ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज. में AS11 की टेक्निकल लैंग्वेज में ही लिखा दिया, अदरवाइज इसका मतलब क्या है, हेड ऑफिस. रिपोर्टिंग एंटरप्राइज ब्रैकेट में लिख दूं HO, कि हमारा जो HO है उसी का जो मेन काम है वही अगर आप करते हो तो आप क्या हो, IFO हो, इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन हो. The business of IFO is the business of IFO is carried on as if it were an extension of reporting enterprise operations. रिपोर्टिंग एंटरप्राइज कौन है, HO. एज इफ इट वर एन एक्सटेंशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज ऑपरेशन, कि हमारे ऑपरेशंस को ही आप एक्सटेंड करके कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो. तो अगर ऐसा है तो आप कौन हो, IFO हो. एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं. सेल ऑफ गुड्स बाय sale of goods by foreign operation, comma, imported from the reporting enterprise, imported from the reporting enterprise ठीक है, इतना बहुत है. क्या बोला, सेल ऑफ गुड्स बाय फॉरेन ऑपरेशन, मतलब जो ब्रांच है फॉरेन में उसने गुड्स सेल के, कौन से, जो कि उसने इंपोर्ट किए थे रिपोर्टिंग एंटरप्राइज HO से. तो यार आप मेरे वाला ही तो काम कर रहे हो जो मैं यहाँ करता हूँ. आप, हम भी आपको वही सामान भेजते हैं और आप वही बेच देते हो. तो आप वही काम कर रहे हो जो हम करते हैं. मैंने कहा था मैं साइकिल बिजनेस में हूँ, तो मैंने ब्रांच को साइकिल ही भेज दी फॉरेन में और उन्होंने साइकिल को ही सेल कर दिया. तो आप IFO हो, इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन. जो मैं करता हूँ जो मैं करता हूँ तुम भी करो जी. 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन. ये गाना तो सुना होगा. ये गाने के बिना कोई बच्चा बड़ा नहीं होता. ए बड़ू क्या बोल रही है लात तू. आइए नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन के बारे में लिखें. इट इज अ फॉरेन ऑपरेशन, इट इज अ फॉरेन ऑपरेशन which is not the integral foreign operation. तुम वो वाले फॉरेन ऑपरेशन हो जो इंटेग्रल नहीं हो. मैं इजी लैंग्वेज में करके लिखाऊंगा आगे. द बिजनेस ऑफ
the business of such foreign operation, the business of such foreign operation is carried on in a substantially, the business of such foreign operation is carried on in a substantially independent way. मतलब अपना अलग से ही सब्सटेंशियली इंडिपेंडेंट रहकर काम करते हैं। मतलब हमने कहा हम सामान भेजें, बेचोगे? कहते मुझे मत बताओ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मतलब इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं। जैसे कि लाइक incurring expenses, comma, generating incomes, and arranging borrowing in its लोकल करेंसी। मतलब जो आपकी वहां की करेंसी है फॉरेन वाली, उसी में आप अपने आप बोरोइंग भी कर लेते हो, खर्चे कर रहे हो, इनकम जनरेट करो। आपको एचओ की मदद चाहिए नहीं। आप कहते हो मैं बड़ा हो गया भाई, मुझे एचओ से मदद नहीं चाहिए। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे ईफो में लिखा था, एक नीफो का भी एग्जाम्पल हो जाए। एग्जाम्पल, प्रोडक्शन प्रोडक्शन एंड सेल इन द फॉरेन कंट्री। मतलब फॉरेन कंट्री में प्रोडक्शन कर रहे हो, सेल कर रहे हो, आउट ऑफ रिसोर्सेज locally available in that country, out of resources locally available in that country। मतलब आपको यूएस में भेजा हमने, हमने आपको ब्रांच बनाया यूएस में। आपने क्या देखा, यूएस में देखा कि यार यहाँ तो जो लोकली रिसोर्सेज अवेलेबल है ना, मैं उसके हिसाब से प्रोडक्शन करूंगा, उनको मैनेज करते हो और उसको सेल करूंगा। हम यहाँ साइकिल बनाते थे, वो यूएस में जाकर कहते हैं यहाँ कपड़े का काम बहुत अच्छा चलेगा, हम कपड़े का काम करेंगे। तो उन्होंने लोकली रिसोर्सेज अरेंज किए, कच्चा माल, कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं, वेजेस एक्सेट्रा, फैक्ट्री लगाई, ओवरहेड वगैरह खर्चे के वेजेस दिया वर्कर को, मशीन वगैरह लगाया, प्रोडक्शन के और उठाकर सेल कर दिया। हम साइकिल का काम करते हैं, हमारी ब्रांच जो है वो कपड़े में डील कर रही है। क्या बात है, ये तो नीफो है, ईफो नहीं है। ये ईफो है, नीफो नहीं है। जितनी चीजें रेलिवेंट है मैं उतनी बताऊंगा, बहुत ज्यादा थियरी में भी हमको नहीं जाना है। दिल मेरा चुराया क्यों, तारा रा। ठीक है जी, मैं आगे आपको लेकर चलता हूं। चल चल वे तू बंदे, चल चल वे तू बंदे। ओके, चलिए जी, मेन बातचीत पर आते हैं। जब ट्रायल बैलेंस हमारे सामने होगा फॉरेन करेंसी में, तो किस किस आइटम के लिए कौन कौन सा रेट लगाना है, उसके बारे में बातचीत जो है करने जा रहे हैं। हेडिंग लिखेंगे, रेट्स एप्लीकेबल फॉर कन्वर्जन ऑफ ट्रायल बैलेंस। एक्सचेंज रेट्स एप्लीकेबल फॉर कन्वर्जन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो हम क्या करते हैं, यहां पर 3 कॉलम बना लेते हैं, 4 बना लेते हैं। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स,
ईफो और नीफो। सीरियल नंबर 1 2 3 4 करके लिखते हैं, पर्टिकुलर्स में आइटम लिखेंगे कि ट्रायल बैलेंस की आइटम कौन सी है, और ईफो के नीचे कि अगर ईफो है तो कौन सा एक्सचेंज रेट यूज करना, और नीफो है तो कौन सा एक्सचेंज रेट यूज करने का। नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के लिए यूज करना ओपनिंग रेट। ओपनिंग रेट बड़ा ही आसान। ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग रेट यूज कर लेना। नंबर 2, एक्सपेंसेस एवरेज रेट, क्योंकि एक्सपेंस पूरा साल होते रहते हैं तो एवरेज रेट। नंबर 3, इनकम। इनकम क्या एक ही बार होती है पूरे साल में? जी नहीं, इनकम तो रेगुलर फ्लो है, ये भी एवरेज रेट पर जाएगा। जब ट्रायल बैलेंस आपके पास पहुंचेगा उसमें लिखा होगा सेल या फिर लेट से कोई और अदर इनकम एक्सेट्रा, किस रेट पर करोगे? एवरेज रेट पर कन्वर्जन करना, एवरेज रेट। क्लोजिंग एसेट्स ब्रैकेट में लिखिए एक्सक्लूडिंग फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट को छोड़ दो, उसका रूल अलग है। बाकी जितने भी एसेट्स हैं सबके लिए एक ही रेट, क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग डेटर है, क्लोजिंग बीआर है, क्लोजिंग कैश है, सबके लिए एक ही रेट, क्लोजिंग रेट। हमने लिखा एक्सक्लूडिंग फिक्स्ड एसेट क्योंकि यही सबसे स्पेशल पॉइंट है। नंबर 5, फिक्स्ड एसेट्स। नंबर 5, फिक्स्ड एसेट्स। ईफो के केस में क्या करना? ईफो के केस में लिखना डेट ऑफ परचेज वाला एक्चुअल रेट। जिस दिन आपने फिक्स्ड एसेट परचेज किया था वही वाला रेट। सर क्या बात करो, मतलब मान लो आज की रेट में मेरे पास ट्रायल बैलेंस है और एसेट खरीदा था 5 साल पहले, तो क्या 5 साल पहले का रेट यूज करना? तो उत्तर है जी हां। उत्तर है जी हां, आपको वही रेट यूज करना होगा। ईफो में हम बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन लेकर चलना चाहते हैं क्योंकि जो ईफो है वो इंटेग्रल है, वो बिल्कुल हमारे जैसा है, तो हम उसकी एग्जैक्ट कन्वर्जन करना चाहते हैं बिल्कुल सही रेट पर। जबकि नीफो में ऐसा नहीं है, वहां आ जाएगा क्लोजिंग रेट। वो कहता है यार इतना रौला क्या है, इतना क्या रौला है, जब बाकी एसेट्स के लिए क्लोजिंग रेट है तो इसके लिए भी क्लोजिंग रेट लगा दो, मैं तुम्हारा कोई इंटेग्रल ऑपरेशन थोड़ी हूं। तो लगा दिया। याद रखेंगे जो रेट फिक्स्ड एसेट्स का है वही इसकी डेप्रिसिएशन पर भी लगता है। डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस मानकर एवरेज रेट मत लगा देना, जो रेट से फिक्स्ड एसेट को कन्वर्ट करोगे वही रेट डेप्रिसिएशन पर भी लगाना होगा। मतलब ईफो के केस में एक्चुअल रेट लगेगा जो डेट ऑफ परचेज वाला था, और नीफो के केस में क्लोजिंग रेट, क्योंकि डेप्रिसिएशन का ताल्लुक फिक्स्ड एसेट के साथ है। डेप्रिसिएशन का ताल्लुक फिक्स्ड एसेट, और ये हम सारी बातें कर रहे हैं दिस इज एज पर द एएस नंबर 11। लिखते जाइए मेरे साथ साथ। ये भी हो गया। नेक्स्ट, क्लोजिंग लायबिलिटीज। क्लोजिंग रेट, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेएबल, तो लायबिलिटीज के लिए क्लोजिंग रेट हो गया। नेक्स्ट आते हैं गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, एक्चुअल। एक्चुअल ये क्या? एक्चुअल, एक्चुअल ब्रांच कह रही है मैंने इतने डॉलर के गुड्स रिसीव किए, एचओ कहता रुक जाओ यार, मैंने तो भेजा था, मुझे पता है कितने रुपए के भेजा था, तो जितने रुपए के एक्चुअल में एचओ ने भेजे थे वो रुपए लिख लेना, आपको कन्वर्जन की जरूरत क्यों है? एक्चुअल वैल्यू उपलब्ध है, तो एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू उपलब्ध है। सिमिलरली
रेमिटेंस टू एचओ, ब्रांच ने पैसे भेजे थे एचओ को, तो पता तो है कितने रुपए आए थे, एक्चुअल वैल्यू। एचओ की बुक से हमें एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी इसकी रुपए में, कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं है। सिमिलरली इंटर यूनिट अकाउंट, मतलब ब्रांच की बुक्स में एचओ का जो अकाउंट है उसको कन्वर्ट मत करना, वो भी एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, हम ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में एक एचओ का अकाउंट भी होगा, हेड ऑफिस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस। तो उसको कैसे हम कन्वर्ट करें, हम कह रहे कन्वर्ट मत करना, ब्रांच की बुक्स में एचओ का जो बैलेंस है, एचओ की बुक्स में भी तो ब्रांच का वही बैलेंस होगा, तो वो वाली वैल्यू सेम टू सेम उठाकर लिख लेना। इंटर यूनिट अकाउंट भी हो गया। ये सारी चीजें करने के बाद, क्योंकि आपने देखा तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट रेट हमें लगे, किसी चीज पर ओपनिंग रेट, किसी पर एवरेज, किसी पर क्लोजिंग रेट, तो जब आप अपना पूरा ये खत्म करेंगे ट्रायल बैलेंस, तो जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा उसका क्या करना, जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा उसका क्या करना। ईफो में एक्सचेंज डिफरेंस अगर आया तो उसको हम डिफरेंट वे से ट्रीट करेंगे एज कंपेयर्ड विद कि अगर वो नीफो में आता तो क्या करते, क्योंकि ईफो में हम जितना ज्यादा हो सके एग्जैक्ट रेट चलने की कोशिश करें, लेकर चलने की, तो डिफरेंस आएगा नहीं, अगर आ गया तो हम उसे लेकर जाएंगे पी एंड एल अकाउंट में। एक्सचेंज डिफरेंस जाता है पी एंड एल अकाउंट में। अब ये दो तरह का हो सकता है जी, ये दो तरह का हो सकता है। एक्सचेंज लॉस अगर आया डेबिट साइड की बैलेंसिंग फिगर, और एक्सचेंज गेन अगर क्रेडिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर। आपने ट्रायल बैलेंस बनाया इंडियन करेंसी में, फॉरेन से जब इंडियन में कन्वर्ट किया, तो डेबिट साइड पर अगर बैलेंसिंग फिगर आई हम कहेंगे एक्सचेंज लॉस है, क्रेडिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आई तो हम कहेंगे एक्सचेंज गेन है। और ये कहां चला जाएगा, पी एंड एल अकाउंट में ले जाएंगे। जब हम पी एंड एल बनाएंगे ट्रेडिंग पेडल, तो वहां पी एंड एल में ले जाएंगे इसे, ठीक है ना। और अगर एक्सचेंज लॉस होगा तो पी एंड एल में आप डेबिट करोगे, एक्सचेंज गेन होगा तो आप पी एंड एल में क्रेडिट कर दोगे। अगर आया नीफो के केस में तो इसको लिया जाता है एज फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व मतलब जब फॉरेन करेंसी से इंडियन करेंसी में ट्रांसलेट किया तब ये डिफरेंस है, तो नाम रख दिया फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। क्योंकि नीफो हमारा इंटेग्रल ऑपरेशन नहीं है और उसमें हम एग्जैक्ट चीजें लेकर नहीं चल रहे, जिसके कारण अगर डिफरेंस आया तो हम कह रहे हैं कि यार इससे के कारण पी एंड एल को डिस्टर्ब मत करो, इसे बैलेंस शीट में ले जाओ। लिख लेंगे टू बी टेकन टू बैलेंस शीट। साथ में एक नोट लिखना है, इफ एवरेज रेट नॉट गिवन इन क्वेश्चन, if average rate not given in question find as follows। अगर एवरेज रेट क्वेश्चन में दिया फिर तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं दिया तो फाइंड एज फॉलोज। आपने क्या करना, आपको क्वेश्चन में ओपनिंग रेट दिया होगा और क्लोजिंग रेट भी दिया होगा पक्का पक्का, तो आप कहोगे ओपनिंग रेट प्लस क्लोजिंग रेट डिवाइड बाय 2, तो ऐसा करने से आपके पास एवरेज रेट आ जाएगा। पहुंच जाइए। चलिए जी एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 है जी क्लास पजल में, थोड़ी सी स्टार्टिंग हो जाए इसकी। क्वेश्चन नंबर 37,
आरटीपी नवंबर 2013, आरटीपी मई 2015, आरटीपी नवंबर 2016, आरटीपी नवंबर 2017। बस लिख लो 4 बार आरटीपी में आया हुआ है। तो भाई कुछ तो है, कुछ तो है क्वेश्चन में। आइए देखें। एबीसी लिमिटेड हैज हेड ऑफिस एट दिल्ली, ब्रैकेट में कहता है इंडिया, क्या बात है, मैं तो पता ही नहीं था, एंड अ ब्रांच एट न्यूयॉर्क यूएसए। आपको पता है न्यूयॉर्क एक मूवी भी आई थी, ना 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 यारों जी भर के झील पल लगता है आजकल और अपना आएगा। तो न्यूयॉर्क मूवी। ओके, न्यूयॉर्क ब्रांच इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन ऑफ द एबीसी लिमिटेड। तो क्वेश्चन ने बता दिया इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन है। इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन पढ़ते ही ध्यान में आना चाहिए कि भाई फिक्स्ड एसेट के लिए हमें एक्चुअल रेट लेना है जिस दिन उनको परचेज किया गया होगा, ना कि क्लोजिंग रेट। न्यूयॉर्क ब्रांच फर्निशेज यू विद इट्स ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2013 और एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन देयर आफ्टर। तो ये बता दिया स्टॉक है, परचेज, सेल, डेटर, क्रेडिटर, बिल ऑफ एक्सचेंज, सन्ड्री एक्सपेंस, बैंक बैलेंस और एचओ अकाउंट। रेट्स ऑफ एक्सचेंज में बी टेकन एज फॉलोज। तो 1 अप्रैल 12 यानी कि ओपनिंग रेट 40 रुपए पर डॉलर, क्लोजिंग रेट 42 रुपए प्रति डॉलर, और कहता जो एवरेज रेट है उसको मान लेना 41 रुपए प्रति डॉलर। ठीक हो गया। और हमने कहा था जो ये वाली चीज होगी इसके लिए एक्चुअल लेना है हमें। ब्रांच की बुक्स में एचओ अकाउंट दिख रहा है $540, तो हमने इसको कन्वर्ट नहीं करना, हम ये देखेंगे एचओ की बुक्स में ब्रांच का क्या बैलेंस है। तो आगे लिखता है न्यूयॉर्क ब्रांच अकाउंट showed a debit balance of rupee this on 31st March 13 in the Delhi head office books एंड कोई भी आइटम रिको वाली पेंडिंग नहीं है। ऑब्वियस है, तभी हमने ये कहा था कि आपका बैलेंस मैच करेगा, रिको की कोई आइटम पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसकी जगह तो 22,190 आ जाएगा। करना क्या है, यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ न्यूयॉर्क ब्रांच इन रूपी इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। तो हमें सिर्फ कन्वर्जन करके दिखानी है, नथिंग एल्स। कर देंगे। आंसर नंबर आ गया 37। आंसर नंबर 37 यो लो। बुक्स ऑफ दिल्ली हेड ऑफिस, बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड दिल्ली हेड ऑफिस, बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड दिल्ली हेड ऑफिस। कन्वर्जन ऑफ न्यूयॉर्क ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन इंडियन रूपी, कन्वर्जन ऑफ न्यूयॉर्क ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन इंडियन रूपी, और ये ट्रायल बैलेंस कब का एज ऑन 31 मार्च 2013। क्या क्या चीजें क्वेश्चन में, पर्टिकुलर्स, फिर डेबिट डॉलर, क्रेडिट डॉलर, डॉलर ठीक से नहीं बन रही, रुको जरा, पर्टिकुलर्स, डेबिट डॉलर, क्रेडिट डॉलर, एक्सचेंज रेट क्या एप्लीकेबल है, इसको लगाने के बाद डेबिट रुपी और क्रेडिट रुपी। ठीक है, चलिए क्या क्या आइटम है। सबसे पहले बोलता स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2012 बेटा, कितने का है 150। फिर बोलता है परचेजेस एंड सेल्स 400 और 750। पहले तो क्वेश्चन ही कॉपी कर लेना। देन सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स 200 और 150। उसके बाद आ रहा है जी बिल्स ऑफ एक्सचेंज 60 एंड 120 बेटा। देन
sundry expenses 540 and dash, there is bank balance 210 and dash, and there is daily head office account $540 on the credit side। क्वेश्चन ने जो आइटम दिया सब हमने कॉपी किया, लिख लिया। अब हमें इसके सामने लिखना है एक्सचेंज रेट। ओपनिंग स्टॉक के लिए क्या रेट आएगा? ओपनिंग, जो कि कितना है 40। परचेजेस एंड सेल्स के लिए आएगा एवरेज रेट, जो कि है 41। डेटर क्रेडिटर के लिए क्लोजिंग रेट विच इज 42। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लोजिंग एसेट लायबिलिटी है, फिर से क्लोजिंग रेट। सन्ड्री एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर होने वाला खर्चा, एवरेज रेट दैट इज 41। बैंक बैलेंस क्लोजिंग रेट आएगा बेटा 42 और डेली हेड ऑफिस आएगा ऑन एक्चुअल बेसिस। अगर आप ध्यान दें क्वेश्चन ने बोला तो ईफो, लेकिन ईफो कोई पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट है ही नहीं, तो ईफो बोलो नीफो बोलो कोई फर्क ही नहीं पड़ा यार। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हुए वैल्यूज क्या ही मेरे पास लिखी है। डेबिट वाली 150 इंटू 40 6000, क्रेडिट में तो कुछ था ही नहीं। परचेजेस एंड सेल्स, परचेज 400 इंटू 41 किया, वैल्यू आया 16400 डेबिट पर, और सेल्स क्रेडिट थी तो 750 इंटू 41 क्रेडिट पर आ गया 30750। डेटर्स 200 इंटू 42 8400, और 150 इंटू 42 क्रेडिटर्स 6300। बड़ी सिंपल सी बात है, जो डेबिट है डॉलर में वो रुपये में भी डेबिट ही रहेगा यार, नेचर थोड़ी चेंज हो जाएगा अकाउंट का, डेबिट से क्रेडिट, क्रेडिट से डेबिट, सिर्फ मल्टीप्लाई करते हुए अमाउंट लिखते जाना है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज 60 इंटू 42 2520 डेबिट एंड 5040 क्रेडिट। 540 इंटू 41 22140, 210 इंटू 42 8820, एंड 540 की जगह क्या आएगा 22190। आपने कैलकुलेटर पर रफ में पहले टोटल करना दोनों साइड का, 6000 प्लस 16400 8400 2520 बाई 140 थे 8820। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 64280, मैंने रफ में लिख लिया। क्रेडिट साइड का भी कर लूँ 30750 6300 5040 ते बाई 190। अरे ये भी सेम आ गया, तो इस क्वेश्चन में तो डिफरेंस आया ही नहीं। अगर डिफरेंस आता, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा ईफो है, तो हम P&L में लेकर जाते एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस को। तो ये टोटल आ गया जी 64,280। 64,280। ठीक हो गई बात, डन हो गया। फॉरेन ब्रांच की हमने स्टार्टिंग कर दी, यहीं तक रुकेंगे, यहीं तक रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इससे संबंधित और अच्छे अच्छे पॉइंट जो है सीखेंगे। आज का लेक्चर करते हैं समाप्त दोस्तों, मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।